साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी तक की वीडियोस में मैंने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया। भारत के भूगोल में भारत का परिचय और भारत की स्थिति, भारत के भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश कह सकते हैं, इनके बारे में आपको समझाया। अगर आपको हमारा वीडियोस जो लेक्चर मैंने आपको भेजे हैं आप तक, अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में उसको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही या जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो भी हो, जो क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियोस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको आज भारत की मिट्टियों के बारे में बताऊँगी, क्योंकि भारत मानसून जलवायु मैंने आपको बताया। आज मैं आपको भारत की मिट्टियों के बारे में बताऊंगी। भारत में पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना एवं भारत में पाई जाने वाली जलवायु, दोनों में विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु भी विविध है और भारत की जो है चट्टानों की संरचना भी विविध रूपों में हुई है। भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और किन किन तत्वों से मिलकर इन मिट्टियों की रचना हुई है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले भारतीय मृदा कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में है, उसके अकॉर्डिंग भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में विभक्त किया गया है। भारत की संपूर्ण मिट्टियों को 8 प्रकारों में भारतीय मृदा और उनका कुल क्षेत्रफल मैंने यहाँ पे प्रतिशत में किया है, जो कि टोटल भारतीय मृदा कृषि अनुसंधान दिल्ली के अकॉर्डिंग ये भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, जिनका टोटल क्षेत्रफल 22.16% है। और दूसरी है काली मृदाएँ। काली मृदा 29.69 क्षेत्र में फैली हुई है। और अगली है लाल और पीली मृदाएँ, ये 28% क्षेत्र पे है। और फिर है लेटराइट मिट्टी 2.62%, मरुस्थलीय मृदा 6.13%, क्षारीय मृदा 1.29 और पीठमय एवं जैव मृदाएँ 2.17 और वनीय मृदाएँ 7.94% क्षेत्र पर पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, ये कौन कौन से तत्वों से बनी हुई हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की टोटल जो 8 मृदाएँ हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है, 8 प्रकार के मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है, इसमें ह्यूमस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। सब भारत की सभी मिट्टियों में मैंने आपको बताया, इसको ध्यान दीजिएगा आप, भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी पाई जाती है। तो अब मैं एक मृदा उठाऊंगी आपका, ये भारत की मिट्टियाँ थीं और इनका क्षेत्रीय विस्तार इस तरह से है। भारत की मृदा का क्षेत्रीय विस्तार, पहली मृदा है आपकी, यहाँ पे देखेंगे आप, पर्वतीय मिट्टी, जो ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये क्षेत्रों में और कुछ ये पूर्वी क्षेत्रों में भी भारत की मृदाएँ पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये पर्वतीय मिट्टियाँ हैं। फिर जलोढ़ मिट्टियाँ, ये हैं जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्रफल है पूरा यहाँ तक, पूरा ये ब्रह्मपुत्र की घाटी तक पूरा
ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरा, ये सतलुज नदी से पूरा इधर साइड पूरा ये गंगा के क्षेत्र का पूरा गंगा का मैदान जो पूरा है, सिंधु गंगा का मैदान पूरा इधर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक इन नदियों का जो है जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण हुआ है। क्यों यहाँ पे ये पूरे मैदानी क्षेत्र, उत्तरी भारत के पूरे मैदानी क्षेत्रों में जहाँ लगभग हम लोग भी निवास करते हैं, यहाँ से लेके और कुछ इधर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी इनका ये पाई जाती हैं जलोढ़ मृदाएँ। ये जलोढ़ मृदाएँ क्या हैं? जलोढ़ मृदाएँ चूँकि नदियाँ यहाँ से उतर रही हैं इधर और इधर पठारी क्षेत्रों से नदियाँ निकल रही हैं, तो इधर ये सारे अपने साथ मलुओं को लेके यहाँ पे जमा करती गई हैं और इनके जमाव से ही जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जब जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी भी कहते हैं और इनको जो है क्या कहते हैं, नई मिट्टी भी कहते हैं, नवीन मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि जलोढ़ मृदाएँ क्या होती हैं कि ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही इनका निर्माण होता है जलोढ़ मृदाओं का। तो ये पूरा इधर से जो हिमालय पर्वतीय नदियाँ निकलती हैं यहाँ पे जमाव करती हुई जाती हैं, इधर पूरा ब्रह्मपुत्र की घाटी और इधर पठारी नदियाँ हैं, तो ये सारा क्षेत्र जो है ये पूरा मध्य का मैदान, पूरा मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मिट्टियों से भरा हुआ। फिर उसके बाद ये लाल मिट्टियों का क्षेत्र है। लाल मृदा इधर पाई जाती हैं, ये सब लाल मृदा हैं, ये लाल मृदा है। लाल मृदा में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ये सब लाल मृदा का क्षेत्र है इधर पूरा। फिर आती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी का क्षेत्र ये है, ये गुजरात से लेके इधर पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये सब काली मिट्टी जो है दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप क्या है, वही मैंने बताया था कि लावा के उद्गार से जो है जो मिट्टियों का जमाव हुआ है, लावा का उद्गार, ज्वालामुखी लावा का कालांतर में जो उद्गार हुआ था, उनके जमाव के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण होता। पूरे जमाव क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहते हैं और इन दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है इस पूरे क्षेत्र में। उसके बाद आता है लैटराइट मिट्टी। ये क्षेत्र लैटराइट मिट्टी का है, ये सब क्षेत्र लैटराइट मिट्टी का है। यहाँ भी लैटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये काली मिट्टियाँ यहाँ तो पाई जाती है, इसके साथ यहाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ये सारे क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर आता है मरुस्थलीय मिट्टियाँ। मरुस्थलीय मिट्टियाँ ये पूरे राजस्थान के क्षेत्र में, इधर पूरा थोड़ा इसके पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान, सीधा राजस्थान, पूरा क्षेत्र को ये मरुस्थलीय मिट्टियाँ कवर की हुई हैं। तो ये इतनी मिट्टियाँ थी। अब ये मिट्टियों का क्षेत्रीय विस्तार था, पूरे भारत में मिट्टियाँ कैसे फैली हुई हैं। अब इस मिट्टियों के हम आपको एक एक क्षेत्र के बारे में और एक एक की रचना के बारे में बताएंगे आपको। जैसे मैंने आपको नंबर 1 बताऊंगी आपको जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, इस मिट्टी का विस्तार 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 22% है। अब इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः 2 क्षेत्रों में होता है, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र। मैंने बताया आपको ये उत्तर का विशाल मैदान है पूरा और ये तटवर्ती मैदान है, पूर्वी तट, ये आता है आपका पूर्वी तट क्षेत्र। तो यहाँ पे इनका, इसके अलावा नदी घाटियों के डेल्टाई भागों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से होता है। इस प्रकार यह मिट्टी एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। मैंने आपको बताया कि नदियों द्वारा लाए गए मलबों से, जमाओं से इन मिट्टियों का निर्माण होता है, जो कि पर्वतीय मिट्टियाँ जब ला के यहाँ जमा करती हैं और ये मिट्टियाँ ये पठारी नदियाँ आके इधर से यहाँ जमा करती हैं, तो इधर तटीय क्षेत्र है ही, इनके जमाव होते हैं। तो ये इनके जमाव से ही यहाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी है। तो ये सारी पूरे ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, ये सतलुज, गंगा, इधर पूरा ये पहाड़ी नदियाँ और यहाँ पे आपकी महानदी है। तो इस तरह से इन नदियों के निक्षेपण से, जमाव के कारण ही, तलछट के निक्षेपण से और इनके द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेपण से ही इसका निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी, जिसको नवीन मृदा भी कहते हैं और जो है इन्हें कांप मिट्टी भी कहते हैं और इन्हें कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इनमें जो है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है।
चूना प्रधान पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जब गाँवों में, चूँकि हम लोग गंगा के मैदान में ही रहते हैं, इस मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं, तो इस मैदानी क्षेत्र में क्या है कि जैसे पहले जैसे देखिए हम लोग जब कुआं पहले बचपन में खोदा जाता था तो वहाँ एक निकलता था वाइट कलर के पत्थर निकलते थे, वाइट कलर के पत्थर निकलते हैं। अभी भी खुदाई उदाई होती है, जब ज़्यादा ज़मीन नीचे तक खोदी जाती है तो वाइट के कलर के पत्थर निकलते हैं, ऐसे ऐसे आकार में बने रहते हैं, खूब जमे हुए ठोस कड़े। तो वो पत्थर क्या होते हैं? वो पत्थर होते हैं, वो कैल्शियम के रूप होते हैं, कैल्शियम का जमाव होता है। क्योंकि नदियाँ जो है जमा करते करते एक मोटी लेयर बना ली है। पहले स्टार्टिंग में हम इतनी मैदानों की ऊंचाई इतनी थोड़ी न थी जितना आज है, प्राचीन काल में और गहरा रहा होगा। धीरे धीरे मिट्टी नदियाँ जो है निक्षेपों को लाते जमा करते ये मैदानी क्षेत्र, हम तो खादर प्रदेश के अंतर्गत आ गए ना, बांगर प्रदेश के अंतर्गत आ गए, तो ये धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया पूरा क्षेत्र। तो नीचे जो है जब नीचे तक खुदाई करते हैं तो उनमें उसी चूना प्रधान पत्थर का, उसी कार्बोनेट पत्थर का, उसी पोटेशियम की अधिकता वाले पत्थर का, उसी चूना प्रधान कैल्शियम रूपी पत्थर का जो है हमें मिलते हैं। तो इससे भी पता चलता है हमें कि जो है ये प्राचीन काल में से ही यहाँ पे जमा होता, ये क्षेत्र पूरा मैदानी क्षेत्र पूरा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है यहाँ पे। तो इस मिट्टी में क्या है, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, चूने की अधिकता पाई जाती है, चूना प्रधान होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पोटेशियम, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, चूँकि भारत के सारी मिट्टियों में ह्यूमस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब इस मिट्टी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, तराई, बांगर और खादर। तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ जो भारत के भाबर के दक्षिण में पाई जाती है, इसमें महीन कंकड़, रेत, चिकनी मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर आदि पाए जाते हैं। और इस तराई मिट्टी में बड़े चट्टानी कणों की उपस्थिति के कारण इनकी जल ग्रहण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, और साथ ही चूने की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। फिर आता है आपका बांगर। बांगर जिसमें हम लोग रहते हैं, जैसे बांगर क्या है, बांगर वही है ना जहाँ पे बाढ़ का पानी हर वर्ष ना पहुँच पाए। जैसे देखिए आप कि लिखना है। जैसे क्या है, मैंने आपको बताया बांगर क्षेत्र वो होते हैं जैसे जहाँ पे बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुँचता। जैसे हम लोग जहाँ निवास करते हैं वो बांगर क्षेत्र होता है। जैसे आपका है ये मान लीजिए ये क्षेत्र आपका हो गया बांगर, और ये नदियां हैं, ये इतने ढाल में थी, ये बांगर क्षेत्र हो गया। ये आपका हो गया खादर क्षेत्र, ये खादर क्षेत्र हो गया। अब ये खादर क्षेत्र हो गया। अब यहाँ ये हर वर्ष यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ बांगर क्षेत्र तक जहाँ हम लोग निवास करते हैं यहाँ तक, ये ऊंचाई तक ये पानी बाढ़ का नहीं पहुँच पाता है।
ये बाढ़ का पानी, ये नदियाँ हैं यहाँ पे, ये नदियाँ ये ढाल में है, ये ऊंचाई है, इसका मैदानी क्षेत्र है। ये हम लोग जहाँ निवास करते हैं वो बांगर क्षेत्र हो गया, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे मिट्टियाँ बाढ़ का पानी हर वर्ष जहाँ पे ना पहुँच पाए। ये ऊंचाई क्षेत्र, क्योंकि पहले ये बराबर रहा होगा, अब तो ये ढाल पे है, नदियाँ इस क्षेत्र में है, ये खादर क्षेत्र है, ये बांगर क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर वर्ष खादर क्षेत्र में नदियों का पानी ये उठ के यहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ ऊंचाई के कारण हर वर्ष नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, जिससे क्या होता है कि नई मिट्टी का निर्माण नहीं हो पाता है। ये हो जाते हैं बांगर क्षेत्र। और यहाँ खादर क्षेत्र में क्या होता है कि हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है और एक नवीन मृदा का निर्माण करता है, नई मिट्टी का निर्माण करता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है, कछारी मिट्टी का निर्माण करता है। तो वो होते हैं खादर क्षेत्र। ये क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होते हैं इस क्षेत्र की अपेक्षा, बांगर क्षेत्र की अपेक्षा खादर क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। यह पुरानी मृदा का जलोढ़ है। पहले ये बराबर रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जलोढ़ का निर्माण होते होते इसकी ऊंचाई बढ़ती गई, तो ये मैदानी क्षेत्र पुरानी जलोढ़ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले मृदा का पानी, नदियों का पानी पहुँचता था, लेकिन अब इनकी ऊंचाई अधिक होने के कारण नदियों का पानी हर साल वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, जिससे कि ये उपजाऊ इनकी कमी होती चली जा रही है इनके उपजाऊ में। लेकिन खादर के क्षेत्र में हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है और यहाँ पे नवीन मृदा का निर्माण करता है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि लगभग प्रतिवर्ष यहाँ पे पानी पहुँच जाता है, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और यह इसका हमेशा नवीनीकरण होता रहता है। इस मृदा में सिल्ट एवं क्ले के तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है एवं इसका रंग हल्का होता है। यह गंगा की, मैंने आपको बताया, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ पे खरीफ की फसल ज़्यादा अच्छी होती है। चावल, गेहूँ, जूट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, जिसको खरीफ की फसल कहते हैं। और बांगर क्षेत्रों में क्या होता है, रबी की फसल होती है। ये सतलज एवं गंगा के मैदान के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जहाँ सामान्यतः मैंने बताया बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। और इसमें चीका एवं बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है, साथ ही इसमें इसका रंग गहरा होता है। बांगर मृदा की सतह के नीचे चूने की गांठ, जो मैंने बताया कि खुदाई के समय चूने की गांठ निकलती है, कैल्शियम जिसमें अधिक होता है और कंकड़ के नाम से जिसको जानते हैं। बांगर का मैंने आपको बताया कि रबी की फसल के लिए होता है। रबी की फसल में जैसे तिलहन वगैरह हुआ, गेहूँ हुआ, ये सारी चीज़ें, मक्का, इनकी खेती की जाती है। अब मैं आपको अगली मिट्टी के बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको अगली मिट्टी लाल मिट्टी के बारे में बताऊंगी। लाल मिट्टी ये है, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र आपका है। ये सारे क्षेत्र ये लाल मृदा के एवं पीली मिट्टी भी कह सकते हैं, ये क्षेत्र जो है ये लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं। और यह लाल मिट्टी जो है सबसे दूसरे नंबर पे आती है। लाल मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र पे, दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र पे पाई जाती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी क्या होता है, इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं। लोहे की ऑक्साइड की वजह से इनका रंग लाल होता है। अब लोहे के ऑक्साइड किसके कहते हैं, जैसे हम लोग लोहे को खुले में रख दें और उसमें जंग लग जाए तो उसका चूरा निकलता है ना, टूट टूट के गिरता है चूरा, वैसे ही इन मिट्टियों का भी निर्माण होता है। जंग खा के जो है, जैसे खिड़की उड़की आपकी रहती है जिसमें पेंट वेंट नहीं हुआ रहता, तो उसमें क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड बनते हैं। तो वैसे ही इन मिट्टियों का भी निर्माण होता है, लोहे के ऑक्साइड से इनका रंग लाल होता है। ये इनका विस्तार लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मैंने यहाँ भी बताया। लाल मिट्टी ये दक्षिणी भारत के
पठारी क्षेत्रों में, ये क्षेत्र पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, और यहाँ से लेके यहाँ तक इनका विस्तार पाया जाता है, जिसमें आपका आता है क्या कहते हैं, भारत के पूर्वी भाग केरला को छोड़ के तमिलनाडु, मुख्य रूप से तेलंगाना, ये तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी का निर्माण होता है, पाया जाता है। और यह एक कम उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ये वृष्टि छाया प्रदेश हैं, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती, कम होती है लेकिन कम होती है। तमिलनाडु में तो वैसे भी लौटते मानसून से वर्षा होती है, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसीलिए ये कम उपजाऊ मिट्टी भी होती है, और जिससे कि यहाँ पे खाद्यान्न वाली जो फसलें होती हैं वो कम उगाई जा सकती हैं। फिर अगली मिट्टी आती है आपकी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है, ये है काली मिट्टी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत के फैली हुई है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, यह एक मिट्टी है जिसके कई नाम हैं। काली मिट्टी को कपासी मृदा कहा जाता है, चूँकि इसमें कपास की फसल अधिक उगाई जाती है। और कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और इसे क्या कहते हैं, लावा मिट्टी, चूँकि ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण होता है। लावा मिट्टी के उद्गार से ही दक्कन ट्रैप में इसका पूरा जो दक्कन ट्रैप क्षेत्र है, ये पूरा यहाँ पे इसका निर्माण होता है। ये गुजरात का जो लावा क्षेत्र है, दक्कन ट्रैप है, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो इसके लावा के जमाव से, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा वगैरह निकलता था, उसका जो जमाव हो के जो मैदानी क्षेत्र बने थे, पठारी क्षेत्र बने थे, वहाँ पे इस मिट्टी का पूरे इस क्षेत्र को, एरिया को दक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये जो जूलॉजिकल आपका जो उसमें संरचना पढ़े थे आप लोग, चट्टानों की संरचना, तो भारत की संरचना कैसे हुई, किन चट्टानों से हुई है, तो वो दक्कन ट्रैप क्षेत्र है ये पूरा उस हिसाब से। और यहाँ पे ये लावा मिट्टी कहते हैं, इसे लावा मिट्टी पाई जाती है। कपासी मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती इस मिट्टी में अधिक होती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। और इसे जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा विभाजन हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मृदा का विभाजन की है, उसमें इस काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय विभाजन मिट्टियों का हुआ है, तो काली मिट्टी को ही चरनोजम मिट्टी कहते हैं। ये भी पूछता है, तो आप लोग इसको भूलिएगा मत, तो इसे चरनोजम मिट्टी कहते हैं। और काला सागर के उत्तर में यूक्रेन एवं ग्रेट लेक्स के पश्चिम में यूएसए एवं कनाडा में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और दक्कन ट्रैप के लावा के चट्टानों से टूटने से, ज्वालामुखी उद्गार के जमने से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे मैंने बताया आपको कि लावा पठार क्षेत्र भी कहते हैं। मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, और यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसे स्वतः जुताई की भी मिट्टी कहते हैं। स्वतः जुताई की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन भी पूछेगा, मिट्टियों किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। ज़रा से भी बारिश होगा तो ये अपने अंदर पानी को सोख लेती है। सोखने के बाद ये जब सूखती है तो ये स्वतः जुताई क्यों कहते हैं? सूखने के बाद ये फट जाती है, दरारें इसमें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और ये भुरभुरी हो जाती हैं। तो इसलिए इसे स्वतः, जैसे बारिश, किसान क्या करते हैं, बारिश के पहले जो है जुताई करते हैं ना खेतों को, तब बारिश होती है तो उसमें वो जमती है मिट्टियाँ, पानी जम जाता है, सोखती हैं मिट्टियाँ, तो वैसे ही उनको मुलायम सॉफ्ट करने के लिए जुताई की जाती है। वैसे ही ये मिट्टियाँ भी नमी को, क्योंकि लावा के जमने से राख और इससे जो है राख, ज्वालामुखी उद्गार से जो राख लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसके जमने से इनका निर्माण होता है। तो ये अपने में पानी को सोख लेती हैं और सूखती हैं तो दरारें फट जाती हैं, फिर पानी जमा होता है। तो इस तरह से ये स्वतः जुताई की मिट्टियाँ भी कही जाती हैं।
इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, जो कि फेमस है कपासी मिट्टी के नाम से। गुजरात के क्षेत्र में भी इनका ये पाई जाती हैं। तो ये शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कही जाती हैं। शुष्क खेती होती है इसमें काली मिट्टी में, और इनका विस्तार 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरीय अक्षांश एवं 73 डिग्री से 80 डिग्री देशांतर के मध्य से ये पाई जाती हैं। और इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटानी, फेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि उपस्थित हैं। यह मिट्टी कपास के लिए तो उत्तम होती ही होती है। इसके अलावा मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन की कृषि के लिए भी ये मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ होती हैं। अब मैंने बताया आपको काली मिट्टी, अब मैं आपको लैटराइट मिट्टी बताऊंगी। लैटराइट मिट्टी का निर्माण ये है। इन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है और इन क्षेत्रों में कुछ लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ भी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये है लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र। लैटराइट मिट्टी स्थानबद्ध मिट्टी है ये, जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह वास्तव में लाल मिट्टी का ही एक विशिष्ट प्रकार है, जिसका निर्माण मानसूनी जलवायु की विशिष्टता का परिणाम है। इसमें लोहे एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। लैटराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं और उसमें लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते थे। इसका निर्माण सिलिका के निक्षेपण से हुआ है। जहाँ पे सिलिका का जमाव होता है अधिक, इस मिट्टी को सिलिका का निच्छालन मिट्टी भी कहते हैं। तो सिलिका की अधिकता इस मिट्टी में पाई जाती है और उसी के निच्छालन से इस मिट्टी का जमाव होता है लैटराइट मिट्टी का। और यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और अधिक वर्षा के कारण लैटराइट चट्टानों पर निच्छालन अंश रिस कर नीचे चला जाता है एवं मृदा के रूप में लोहा एल्युमिनियम के यौगिक रूप बचे रह जाते हैं। यह शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख कर ईंट की भांति कठोर हो जाती है एवं गीली होने पर लिपलिपी टाइप की हो जाती है। और यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी घाट, राजमहल क्षेत्र की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। आसाम के कुछ क्षेत्रों में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति लाल मिट्टी से भी कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे दलहन वगैरह की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। ये है पर्वतीय मिट्टी। ये पर्वतीय क्षेत्रों में, इधर पर्वतीय क्षेत्र, इधर पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसे वनीय मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये वन क्षेत्र होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वन क्षेत्र होते हैं। इनका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। पर्वत के ढालीय क्षेत्रों में होती है, इसलिए इसकी परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है, जो ये जीवांश अधिकतर अनपघटित होते हैं। फलस्वरूप ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है। यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। मैंने बताया भारत की सभी मिट्टियों में ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है और ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जनजाति द्वारा झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। क्योंकि ये जंगलों को जला के वहाँ पे खेती करते हैं। झूम कृषि यही होता है, जो जनजातियाँ होती हैं वो जंगलों को काट के जला के जब तक उसमें उपजाऊपन रहता है उस मिट्टी में तब तक खेती करती है। इसे ही झूम कृषि कहते हैं। तो इसी मिट्टी में लैटराइट मिट्टी पर्वतीय मिट्टी में ही जनजातियों द्वारा झूम कृषि की जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय के उत्तरी पूर्वी भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी, पूर्वी घाट में भी, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वनों की कटाई कृषि कार्य के विस्तार से इस मृदा में भूमि क्षरण की गंभीर समस्या होती है। वनों की कटाई जो हो रही झूमिंग कृषि के द्वारा आदि इत्यादि कारण है। तो इस मिट्टी, चूँकि ये मिट्टी जो पर्वतों की ढालों पे होती हैं तो वनों की जड़ों से ही लिपटी रहती हैं, तो वनों की कटाई से इनका अपर्दन बहुत तेज़ी से होता है और इस मृदा प्रदेश में वनीकरण की प्रधानता दी गई। अगली है मरुस्थलीय मिट्टी।
इस मिट्टी का भौगोलिक विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है और यह मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती हैं। ये सब है मरुस्थलीय मिट्टियाँ। मैंने आपको दिखाया राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, इन क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहे एवं फास्फोरस की पर्याप्त होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की इसमें भी कमी होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मोटे अनाजों के लिए फेमस है। अगली है नमकीन एवं क्षारीय मिट्टी। यह मिट्टी को रेह या ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। रेह जैसे जो मिट्टियाँ हम लोग देखते हैं जिनकी पूरी तत्व खनिज खत्म हो जाते हैं, जिसमें कुछ उपजाया नहीं जा सकता, वो होते हैं ऊसर या कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। कल्लर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नमकीन या क्षारीय मिट्टी को भी कल्लर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मिट्टी का विकास ऐसे क्षेत्रों में हुआ जहां जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। जब जल जमा रहता है तो वहाँ पे वो मिट्टी धीरे धीरे उसके पूरे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण मृदा की ऊपरी परत पर निक्षेपित हो जाता है। फलस्वरूप इस मृदा में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से इस मृदा का निर्माण होता है। अगला है पीट या जैविक मिट्टी। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है और दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती है। केरल में इस प्रकार की मिट्टी में नमक के भी अंश पाए जाते हैं, अतः इसे कारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के अलेपी जिला, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा एवं अन्य डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में भी फास्फेट, पोटास की कमी होती है और इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। ये थी मृदा मिट्टी का वर्गीकरण, मिट्टी की विशेषताएं, मिट्टी का क्षेत्रीय विस्तार, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हो। अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।